निकोल प्रिज्म एग्जाम में जनरली आता है, लेकिन आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि निकोल प्रिज्म का वो कितना पोर्शन एग्जाम में पूछ रहा है। तो निकोल प्रिज्म यदि एग्जाम में आता है और ये जो है सपोज करो कि 4 नंबर में आता है या फिर 9 नंबर में या 5 नंबर में, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर दोगे। यदि 9 नंबर में आता है तो आपको पूरा डिस्क्राइब करना है निकोल प्रिज्म शुरू से आखिरी तक। याद रखो, एक क्वेश्चन के लिए आपको 35 मिनट का ही टाइम मिलता है, तो ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना। टू द पॉइंट आपको चीज़ें देनी है, टू द पॉइंट आपको चीज़ें बतानी है कम टाइम में, ठीक है। सो यदि निकोल प्रिज्म आपका एग्जाम में आता है तो ये आपको जो है 6 सेक्शन में डिवाइड है। पहले हम निकोल प्रिज्म का एक तरह से हमने बताया कि निकोल प्रिज्म जो है किस काम में आता है और क्या होता है। इसके बाद हम प्रिंसिपल के निकोल प्रिज्म किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, देन कंस्ट्रक्शन, निकोल प्रिज्म की कंस्ट्रक्शन मतलब किस तरह से आप निकोल प्रिज्म कंस्ट्रक्ट करते हो, कैसे बनाते हो, देन निकोल प्रिज्म का एक्शन के किस तरह से इसमें इंटरनल जो है लाइट जो है ट्रैवल करती है। इसके बाद इसके लिमिटेशन क्या है, किन सर्कमस्टांसेस के में ये काम करता है और किस में काम नहीं करता है। इसके बाद निकोल प्रिज्म एज ए पोलराइजर और एनालाइजर। यदि ये लास्ट वाला जो है यदि आप ये फुल नंबर में आता है तो ये आप दोगे, अदरवाइज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से आप सॉर्ट करके भी लिख सकते हो, इतना ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, सो स्टार्ट करते हैं निकोल प्रिज्म बेसिकली ये एक कैल्साइट क्रिस्टल का ही बना होता है, लेकिन कैल्साइट क्रिस्टल को हम एक स्पेशल एंगल पे कट करते हैं और इसके बाद कुछ उसमें चेंजेस करते हैं। तो निकोल प्रिज्म का जो यूज होता है वो हम बेसिकली जो हमारी लाइट अनपोलराइज लाइट है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बताया था कि अनपोलराइज लाइट इट मीन्स उसके कंपोनेंट सभी डायरेक्शन में है। और इसको हमने जो है कुछ इस तरह से कहा था कि प्लेन के पेपर के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे उसको हम डॉट से दिखाएंगे और इसके प्लेन ऑफ पेपर के जो पैरेलल कंपोनेंट होंगे वे हम इस एरो से दिखाएंगे। तो ये एक तरह से अनपोलराइज्ड लाइट है, और ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है इस अनपोलराइज्ड लाइट को हमें सेपरेट करना है, यानी कि या तो हमें जो है यहाँ से या तो हम इस तरह की लाइट लेके आएंगे या फिर जो है ये लाइट लेके आएंगे, या तो यानी कि इस लाइट को मैं बताया था पहले भी कि हमारी ओ रे यानी कि ऑर्डिनरी लाइट हो गई और ये हमारी ई रे यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट हो गई। अब सपोज करो कि ओके ये हमारी यानी कि आपने निकोल प्रिज्म में सबसे पहला निकोल प्रिज्म में आपने कैल्साइट क्रिस्टल लेना है, कैल्साइट क्रिस्टल की कटिंग करके जो है निकोल प्रिज्म आपने बनाया। और निकोल प्रिज्म आपने क्यों बनाया, क्योंकि आपको दोनों तरह के कंपोनेंट नहीं चाहिए, उनको सेपरेट करना है, कोई एक तरह का कंपोनेंट लेना है। इट मीन्स आपको पोलराइज लाइट चाहिए, तो पोलराइज लाइट के लिए ही आप निकोल प्रिज्म बनाते हो, या कि निकोल प्रिज्म का जो काम होता है वो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करना है, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट आपको चाहिए तो आप निकोल प्रिज्म का आप यूज करोगे, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में जो है ये जो है अनपोलराइज लाइट जैसे इसमें जाती है तो ये ओ रे और ई रे दो पार्ट में डिवाइड होती है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे फाइनली कोई एक तरह की लाइट या कि प्लेन पोलराइज लाइट आइदर ई रे, और वैसे जनरली इसमें निकोल प्रिज्म में जो है वो हमारी ई रे ही बाहर आती है, तो कोई एक तरह की प्लेन पोलराइज लाइट इससे निकल के बाहर आएगी, तो ये इसका प्रिंसिपल में आ जाएगा। इसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है ये देख लो, ये इसका मेन पार्ट है। अब सपोज करो कि आपको मैं पहले बताया था कि जो हमारा कैल्साइट क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल की जो ज्योमेट्री थी वो कुछ इस तरीके की थी कि आपको बताया था कि ये एक कैल्साइट का क्रिस्टल होता है। कैल्साइट के क्रिस्टल के दो कॉर्नर के ब्लंट कॉर्नर हमने कहे, इसके सभी एंगल 102, 102, 102 के होंगे और ये एंगल इसके 78, 78 और ये 102 का होगा, ओके। और हमारी जो ए और जी जो लाइन होगी, ये जो लाइन है डॉटेड लाइन जो दिखाई हुई है ये ऑप्टिक एक्सिस होगी। अब ये जो पूरी ज्योमेट्री है, यदि मैं इस ज्योमेट्री को इसमें ध्यान से देखो, यदि इस ज्योमेट्री को यदि ये यहाँ पे ये सेम ज्योमेट्री हमने ये बनाई,
लेकिन इसका जो हमने ए टू सी टू जी टू ई, ये पार्ट हमने जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट हमने कट करके अलग ले लिया। ये शेडेड पार्ट ही हमारा प्रिंसिपल सेक्शन कहलाता है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन। और ये जो हमारी ए टू जी जो लाइन है ये हमारी होगी ऑप्टिक एक्सिस। और इस प्रिंसिपल सेक्शन के एंगल कितने कितने होंगे, 109 और 71, ये एंगल ध्यान रखना है। ये 109 ये 71 दोनों को मिलाओगे तो पूरा हो गया आपका कितना, पूरा हो गया आपका 180 डिग्री। 109 एंड 71 दोनों 180 डिग्री के हो गए। तो जो भी लाइट हम इसमें कैल्साइट क्रिस्टल में डालते हैं वो इस एसी फेस पे ही लाइट डालते हैं। उसके बाद जैसे ही कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर जाएगी लाइट तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, वन इज ई रे एंड सेकेंड इज ओ रे। ये मैं पहले बताया था कि ऑप्टिक एक्सिस हम किसे कहते हैं, ऑप्टिक एक्सिस वो डायरेक्शन होगी किसी भी क्रिस्टल की जिसमें आप लाइट डालो और लाइट डालने के बाद ओ रे और ई रे अलग नहीं होंगी, एक साथ एक डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से चलेगी, वो हमारी कहलाती है ऑप्टिक एक्सिस। ओके, अब सपोज करो कि ये जो फेस है इसका एसी फेस है, इसके आपने इस तरफ से आपने परपेंडिकुलर इसके लाइट डाल दी, तो परपेंडिकुलर लाइट डाली इट मीन्स वो ऑप्टिक एक्सिस से कोई एंगल बनाए हुए हैं, ऑप्टिक एक्सिस से कोई एंगल बनाए हुए हैं। इट मीन्स कि वो दोनों जो है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी चलेगी। ये मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका पहले भी, ठीक है। सो अब इसके बाद हम बात करते हैं कैल्साइट क्रिस्टल, इसकी सबसे पहले कैल्साइट क्रिस्टल। तो कैल्साइट क्रिस्टल के केस में अब सपोज करो कि ये कोई एक कैल्साइट क्रिस्टल है, वही ए सी ई जी, ये जो कैल्साइट क्रिस्टल है इस कैल्साइट क्रिस्टल की एंगल हमारे 71 और 109। तो हम क्या करते हैं कि इसकी जो साइड है वो साइड को थोड़ा रबिंग कर देते हैं, साइड को थोड़ा घिस लेते हैं। तो रबिंग करने पे सपोज करो कि ये जो एंगल है ये जो एंगल है इस एंगल को हमें करना होता है, ये एंगल होगा हमारा 68 डिग्री का, 68 डिग्री। सो ये एंगल कितने का बच जाएगा, ये एंगल हमारा सीधा सीधा जो है 112 डिग्री का बच जाएगा। तो ये एंगल 112 डिग्री का होगा, ये एंगल हमारा 68 डिग्री का होगा। तो मेन जो कैल्साइट क्रिस्टल को हमें करना होता है वो थोड़ा रबिंग करके दोनों तरफ से, इस तरफ से भी रबिंग कर दिया और इस तरफ से भी रबिंग कर दिया। तो रबिंग करने के बाद इसके जो एंगल होंगे, इसके एंगल में 112 और 68 डिग्री के एंगल होंगे। अब हम उसको अलग लेते हैं। 112 और 68 डिग्री का जो एंगल होगा ये लो हमने इसको अलग ले दिया, 112 और 68, और इसकी लेंथ और विड्थ में जो डिफरेंस होता है, यानी कि इसकी लेंथ जो होती है वो विड्थ की 3 टाइम्स हम लेते हैं, यानी कि इसकी लेंथ नॉर्मली हम ज्यादा लेते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा 112 डिग्री का और ये हो गया हमारा 68 डिग्री का। अब हमने क्या किया कि इसके जो ये ए और सी पॉइंट, इसके अलावा इस तरफ जो है हमारे ई और जी पॉइंट, इसको बीचों बीच से हमने कट किया। ये लो हमने इसे बीचों बीच से काट लिया और काट के हमने इसे अलग कर दिया। और उसके बाद जो है इसको बीच में से जो है इसमें कनाडा बाल्सम सीमेंट भरा हमने। और कनाडा बाल्सम सीमेंट ये एक तरह से ट्रांसपेरेंट सीमेंट होता है, ट्रांसपेरेंट सीमेंट से हम इसे चिपका लेते हैं। ये कनाडा बाल्सम की लेयर हो गई। बीच में क्या लगा आपने, कनाडा बाल्सम, CANAD, कनाडा बाल्सम। तो कनाडा बाल्सम की लेयर बीच में आपने फिलअप कर दी, कनाडा बाल्सम की लेयर। अब कनाडा बाल्सम की लेयर ही क्यों लेते हैं? सबसे पहले तो हमने क्या किया कि इसका 71 डिग्री का था उसको हमने 68 डिग्री कर लिया, 109 डिग्री का था वो हमने 112 डिग्री का कर। इट मीन्स कि दोनों का जब आप दोनों को ऐड करोगे तो एडिशन होने के बाद वही 180 डिग्री का दोनों के दोनों रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारी ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिक एक्सिस में क्योंकि हमने अब रबिंग की, कटिंग की, उसके बाद ऑप्टिक एक्सिस में थोड़ा चेंज हो गया। ऑप्टिक एक्सिस में चेंज जो होगा वो सरफेस से ये 48 डिग्री की हो गई,
सरफेस से अब जो कनाडा बाल्सम की ओके कनाडा बाल्सम से हमें चिपका देते हैं। इसके बाद जो हमारी सरफेस एसी है, सरफेस एसी से जो ऑप्टिक एक्सिस, ये हमारी जो ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिक एक्सिस जो है, ऑप्टिक एक्सिस से सरफेस से 48 डिग्री का एंगल उसका हो गया, 48 डिग्री एंगल हो गया। और जो हमने कटिंग जो की थी, ये कटिंग, इस कटिंग का जो एंगल है वो हमारा हो गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ये डेफिनेटली जो यहाँ पे जो बचता है वो 22 डिग्री का इस तरफ बच जाता है, 90 डिग्री का हमारा ये होता है। ठीक वैसे ही जैसे ये यहाँ पे 90 डिग्री का है और इस तरफ जो है ये यहाँ पे 90 डिग्री का ये हो गया। ओके, और दोनों को अलग अलग पीस में काटते हैं। अलग अलग पीस में काटने के बाद हम इसको जो है एक कनाडा बाल्सम की लेयर से, कनाडा बाल्सम सीमेंट से ऐसे चिपका देते हैं। अब इसमें जो कनाडा बाल्सम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कनाडा बाल्सम का चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1.55 के आसपास होता है और ये कनाडा बाल्सम को म्यूसी बोल दिया आपने, जबकि इसमें जो ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिफरेंट होगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे यानी कि जस्ट मिनट, ये जो है ऐसे कट कर दो, म्यू ई हम इसे लिखते हैं। सो ऑर्डिनरी रे का इसमें मीन्स म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा 1.66 के नियर अबाउट होगा, जबकि म्यू ई जो है वो हमारा 1. ये होता है नियर अबाउट 1.49। ओके, 1.49 यानी कि इसका होगा हमारा ई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ओ रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमारा 1.66 का हो गया, और कनाडा बाल्सम लेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा 1.55 का होगा। इट मीन्स कि कनाडा बाल्सम जो है, कनाडा बाल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ रे और ई रे दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लगभग बीच में होता है। सो इस वजह से हम कनाडा बाल्सम की लेयर लगाते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज कि मैं आपको बताया था कि जैसे ही आप ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन से लाइट डालते हो तो दोनों लाइट एक साथ चलती है। इट मीन्स दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक साथ होते हैं, मतलब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इससे ऑप्टिक एक्सिस से जैसे आप एंगल बनाते हुए लाइट डालना शुरू करोगे, इनके डिफरेंट एंगल पे लाइट डालते चल जाओगे, तो यहाँ पे जो है पूरा इसमें जो एक तरह से इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वे पूरे चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और चेंज इनके उसमें जो डिफरेंस आता चला जाता है वो मैक्सिमम और ज़्यादा मैक्सिमम डिफरेंस आएगा। 90 डिग्री पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो हमें जो है 90 डिग्री पे नहीं लेना है, हमें 90 डिग्री से कम पे ही उसे रखना है। और इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इस तरह से करते हैं कि यदि सरफेस के साथ में इसका 48 डिग्री का एंगल है तो उस केस में यदि हम इस पे कोई एक लाइट डालते हैं, ये कनाडा बाल्सम पे सॉरी इस पे कैल्साइट क्रिस्टल पे या फिर कहीं इसके प्रिंसिपल सेक्शन पे हम कोई लाइट डालते हैं, तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इस तरह डालनी चाहिए कि उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ रे का यानी कि ऑर्डिनरी लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1.66 हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1.49 हो। ओके, और कनाडा बाल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन दोनों के बीच में रहे। ठीक है, ये इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन होगी। इसके बाद यदि हम इसकी बात करते हैं एक्शन की, तो एक्शन में क्या होगा कि जो लाइट रे है, जैसे हम इस पे यहां से सपोज करो कि हमने एक अनपोलराइज लाइट में आप लोगों को बताया था कि ओ रे और ई रे दोनों एक साथ चलेगी। ये यहां तक जो है हमने एक साथ दिखाई लाइट। जैसे ही क्रिस्टल के अंदर लाइट गई तो दोनों लाइट अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि ये हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी ई रे हो गई और ये हमारी ओ रे हो गई। ओ रे ज्यादा एंगल लेगी, ओ रे ज्यादा एंगल आप लोगों को बताया था कि ओ रे ज्यादा एंगल इस वजह से लेगी क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ये कम एंगल लेती है, जैसे ही क्रिस्टल के अंदर जाती है तो ज्यादा एंगल से डाइवर्ट नहीं होती, कम एंगल से डाइवर्ट होती है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपेरिजन में कम है। ओके, सो जैसे ही इस पॉइंट पर आते हैं कनाडा बाल्सम लेयर पे जैसे आती है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ये हमारी ई रे, ई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.49 से 1.55 होता है। इट मीन्स ये जो है इसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या फिर कहीं की रेयर मीडियम से ये लाइट डेंसर मीडियम में जाती है, तो डेंसर मीडियम में जाएगी, उसके बाद वापस फिर रेयर मीडियम में आ जाएगी। तो ये लाइट जो ई रे है वो सीधी सीधी यहां से निकल जाती है। ये लो, ये हमने इसको सीधा निकाल दिया, ये हमारी ई रे और ये हमारी ई रे लाइट बाहर चली आई। सो ई रे लाइट जो है क्रिस्टल से बाहर आई, जबकि ओ रे लाइट जैसे ही यहां पे आती है तो ये इसके ओ रे 1.6 यानी कि डेंसर मीडियम से 1.55 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, और यहां पे बनता है केस TIR का, यानी कि ये जो केस बनेगा ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का केस बनेगा। और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ये लाइट एक तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो टोटल TIR का केस बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का केस बनता है। और ये जो केस होगा यानी कि जैसे ही लाइट कनाडा बाल्सम लेयर पे जाएगी, कनाडा बाल्सम लेयर से ये किसी एक डायरेक्ट यानी कि CG जो फेस है हमारा, CG फेस की तरफ ये लाइट मुड़ जाएगी। ओके, अब इसका जो क्रिटिकल एंगल है, हमें निकालना है। क्रिटिकल एंगल हमारा कितना होना चाहिए? तो नॉर्मली साइन C जो होना चाहिए, यानी कि साइन C, इट मीन्स आप यहां पे नॉर्मल ले लो, ये एंगल हमारा C ले लो, ये जो क्रिटिकल एंगल है यानी कि C जो है वो हमारा म्यू C कनाडा बाल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू ओ रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट मीन्स 1.55 डिवाइड बाई 1.66, और यू कैन से C इक्वल टू साइन इनवर्स, ये इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आती है लगभग 0.933, और यू कैन से 69 डिग्री, यानी कि यदि ये 60, ये ध्यान रखना कि C की वैल्यू जो है वो हमारी 69 डिग्री है, ये हमारा 68, यानी कि इससे ये 1 डिग्री ज्यादा होता है। सो 69 डिग्री, 69 क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है, और क्रिटिकल एंगल हमारा 69 डिग्री पे यदि है तो समझो कि 69 डिग्री उससे ज्यादा है तो ये जो है TIR का केस बनेगा, अदरवाइज ये केस नहीं बनेगा। इसको क्योंकि ये लाइट जो है यहां से रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, कुछ भी मतलब दूसरी लाइट को डिस्टर्ब ना करे, ये लाइट इसी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि इस सरफेस पे एक ब्लैक पेंट कर देते हैं, यानी कि इस सरफेस को ब्लैक इस सरफेस को जो है ये ब्लैक हैंड साइड भी आप इसे कह सकते हैं, या फिर इस सरफेस को हम पे ब्लैक पेंट कर देते हैं ताकि ये यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाए। अब जो लाइट जो निकलेगी वो हमारी, ये जो लाइट होगी ये हमारी प्लेन पोलराइज लाइट होगी। ये हमारी जो है प्लेन पोलराइज लाइट निकोल प्रिज्म से बाहर आएगी। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की, तो लिमिटेशन में जो है, लिमिटेशन में सपोज करो कि आपका ये लो यहाँ पे ये सोर्स रखा हुआ था, और ये जो सोर्स है इस सोर्स से जो लाइट गई थी, सोर्स से जो लाइट गई इस पॉइंट पे, ये पॉइंट सपोज करो कि आपका पॉइंट P है, पॉइंट P पे लाइट गई, पॉइंट P पे लाइट जाने के बाद ये इसके अंदर क्रिस्टल के अंदर एंटर करती है, और क्रिस्टल के अंदर एंटर इट मीन्स कि यदि हम इसकी बात करते हैं पॉइंट P, ओके यस हाँ, ओके हाँ, पॉइंट P, सो ये हम ले लेते हैं इसको SO, और इस तरफ ले लेते हैं सपोज करो कि हमारा SE। तो SO और SE जो है, ओके यस, ये हमारा SO और SE जो है इसमें ये 14 डिग्री के आसपास का होना, ये भी 14 डिग्री का होना चाहिए,
और ये एंगल भी हमारा 14 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि ये इसकी लिमिटेशन है। यदि इस आप जो लाइट डाल रहे हो, यदि इस एंगल के अंदर ही अंदर आप लाइट डाल रहे हो तो आपको प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी। अदरवाइज आपको यदि इस एंगल से आपने ज्यादा एंगल बनाते हुए लाइट इसमें डाल दी तो आपको प्लेन पोलराइज लाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि यदि आपने सपोज करो कि यहां से ये जो हमारा एंगल SPSO, इससे ज्यादा एंगल यदि यहां पे आप कर देते हो तो आपको ई रे के साथ साथ ओ रे भी लाइट मिल जाएगी। जैसे आप मतलब लाइट इसके बाहर जाती है तो ई रे के साथ साथ आपको ओ रे लाइट भी मिलेगी। अब इसके अलावा सपोज करो कि आप इसकी बात करो, एंगल SE एंगल से यदि ज्यादा एंगल आप कर देते हो लाइट, तो होगा क्या कि इसके ओ रे के साथ साथ जो है ई रे भी अंदर ही मतलब उसका भी TIR का केस बन जाएगा, और TIR का केस बन जाएगा इट मीन्स किसी तरह की कोई लाइट बाहर नहीं निकलेगी। यानी कि दोनों ही केस में आपको प्लेन पोलराइज लाइट नहीं मिलेगी। सो प्लेन पोलराइज लाइट के लिए लिमिटेशन यानी टोटल जो है ये 28 डिग्री का एंगल, इसी के अंदर आपको लाइट डालनी होगी। इसके आपने कुछ भी यानी कि कम ज्यादा इससे आपने कुछ भी किया तो लाइट आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद यदि हम निकोल प्रिज्म एज ए पोलराइजर और एज ए एनालाइजर की बात करें तो निकोल प्रिज्म एज ए पोलराइजर एनालाइजर, सो ये सपोज करो कि हमने इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें हम दो निकोल प्रिज्म आमने सामने रखते हैं। पहला निकोल प्रिज्म और दोनों के प्रिंसिपल सेक्शन के बीच जो एंगल है वो हम सेम एंगल रखते हैं, यानी कि या तो आप इसे 0 डिग्री का एंगल कह लीजिए कि दोनों के प्रिंसिपल सेक्शन जो है एक दूसरे के पैरेलल है, प्रिंसिपल सेक्शन ये कही के एक दूसरे से 0 एंगल पे रखे हुए हैं। अब यहां से एक अनपोलराइज लाइट आपने डाली, इसके अंदर आप जानते हो कि ओ रे एब्जॉर्ब हो जाएगी, ई रे ही केवल बाहर आएगी, और ये जो ई रे है, ई रे जैसे ही ई रे बाहर निकल के दूसरे क्रिस्टल की तरफ जाएगी, दूसरा जो क्रिस्टल होगा इस क्रिस्टल से, ओके हाँ ये लो, दूसरा जो क्रिस्टल होगा इस क्रिस्टल से एज इट इज ये बाहर निकल जाए, क्योंकि ये जो है दूसरे क्रिस्टल के लिए भी ई रे का ही काम करेगी। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं इसकी, सपोज करो कि आपने ये जो दूसरा प्रिंसिपल सेक्शन है इसको आप 90 डिग्री रोटेट कर देते हो। ओके, सबसे पहले तो इसी में एक बार और देख लो कि ये पहला जो हमारा निकोल प्रिज्म है इसको हम पोलराइजर बोलते हैं, और सेकंड निकोल प्रिज्म जिससे हम एनालाइज कर रहे हैं, जिससे हम एक तरह से इसका रिजल्टेंट जो जिससे हम रिजल्ट ले रहे हैं, जिससे हम एनालाइज कर रहे हैं, उसको हम एनालाइजर बोलते हैं। ये पोलराइजर हो गया, ये एनालाइजर हो गया। लाइट ई रे आई एज इट इज बाहर निकल गई, यानी कि आपको पूरी फुल इंटेंसिटी आपको मिली। सेकंड केस में आपने वही लाइट डाली, अनपोलराइज लाइट, क्रिस्टल के अंदर ई रे एब्जॉर्ब हुई, और ई रे एब्जॉर्ब होने के बाद ओ रे एब्जॉर्ब हुई, ओ रे एब्जॉर्ब होने के बाद ई रे बाहर निकली। ई रे बाहर निकलने के बाद इस क्रिस्टल को जैसे ही आप रोटेट करते हो, जैसे ही यानी कि आपने 90 डिग्री रोटेट किया, अब ये जो ई रे है सेकंड क्रिस्टल के लिए ओ रे का काम करेगी, क्योंकि ये जो आपके प्लेन है लाइट के जो पेपर के पैरेलल थे वो सेकंड के लिए यानी कि सेकंड के लिए वो ओ रे का काम करते हैं, क्योंकि ओ रे क्या होगा कि प्रिंसिपल सेक्शन जो था हमारा, प्रिंसिपल सेक्शन जो था ये जो लाइट थी ये उसके प्रिंसिपल सेक्शन के परपेंडिकुलर थी। ठीक वैसे यहाँ पे भी होगा, जब आपने प्रिंसिपल सेक्शन क्या किया, आपने प्रिंसिपल सेक्शन 90 डिग्री रोटेट कर दिया, 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ये जो लाइट होगी वो उसके लिए 90 डिग्री, इट मीन्स उसके लिए ओ रे का काम करेगी। अब जैसे ही लाइट उसमें पड़ेगी वो अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, इट मीन्स यहाँ पे किस तरह की कोई लाइट आपको बाहर नहीं मिलेगी। फर्स्ट केस में 100% लाइट मिली, सेकंड केस में आपको कोई लाइट नहीं मिली। तो ये निकोल प्रिज्म जो है जब पोलराइजर और एनालाइजर काम करते हैं, दोनों केस आपको बिल्कुल साफ साफ बताए गए कि पहले केस में आपने अनपोलराइज लाइट डाली, लाइट प्लेन पोलराइज होकर बाहर निकली। उसके बाद सेकंड जो आपने एनालाइजर लिया, एनालाइजर के थ्रू एज इट इज लाइट बाहर निकली, क्योंकि पोलराइजर और एनालाइजर के बीच किस तरह का कोई एंगल नहीं था, सेम एंगल पे थे। सेकंड केस में आपने एनालाइजर को 90 डिग्री का किया, 90 डिग्री करने के बाद सारी लाइट अंदर एब्जॉर्ब हुई, किस तरह की कोई लाइट जो है इसके बाहर नहीं निकली। तो ये हो गया आपका निकोल प्रिज्म एज ए पोलराइजर एंड एनालाइजर।